अस्सलाम वालेकुम। आई एम सुल्तान अली फ्रॉम एमके प्रिपरेशन और मैथमेटिक्स की वीडियो लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 5, जो कि आसान सा चैप्टर है। आप इसको पहले पढ़ चुके हैं। सेट्स क्या होते हैं और उनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं सब आपको पता है। जो नई सीखने के मुतालिक बात होगी वो फंक्शंस की होगी। तो हम पुराने कॉन्सेप्ट्स को रिपीट करके तेजी से फंक्शंस वाले टॉपिक पर पहुंचते हैं और फिर उनको देखते हैं, क्योंकि इसमें से एमसीक्यू भी लाजमी तौर पर आना है। तो अब हम सबसे पहले चेक करते हैं कि इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है। एक तो जो हमारे पास मोस्ट फेमस सेट्स है, नेचुरल सेट्स, जो एलिमेंट्स का सेट है, या फिर हमारे पास होल नंबर्स का सेट है, नेचुरल नंबर्स का है, इवन का, ओड का, इसके अलावा प्राइम नंबर्स का हमारे पास सेट है, रैशनल नंबर्स का सेट है, इंटीजर्स का सेट है। ये सारे हमने देखने हैं। फिर जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, लाइक यूनियन होता है, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना, वो हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टीज है सेट्स की, वो चेक करेंगे। वेन डायग्राम्स का कॉन्सेप्ट क्या है, उसे देखते हैं। उसमें डिमॉर्गन लॉ, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज क्या है, इनको देखते हैं। उसके बाद हमने आना है अपने कुछ नए टॉपिक्स पर। वो टॉपिक जो हमारे लिए जरा नए हैं, इन नए टॉपिक्स में शामिल होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट, ऑर्डर्ड पेयर्स का, बाइनरी रिलेशंस का, डोमेन, रेंज का कॉन्सेप्ट, फंक्शंस के आगे टाइप है, इनटू फंक्शन, वन टू वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, और फिर उनके जो कंबाइंड फंक्शंस हैं वो भी। तो सबसे पहले हमने अच्छा, यहाँ पे कुछ नए वर्ड्स भी हैं, सब्जेक्टिव और बाइजेक्टिव फंक्शन, ये भी इंशाल्लाह हम इसी में देखते हैं। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स। n इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड देन 1 2 3 4 ऑनवर्ड। ये सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। अगर आप इसमें जीरो भी शामिल कर दें तो होल नंबर्स का सेट बनता है। अगर इसमें आप नेगेटिव वैल्यूज भी शामिल कर लें तो z यानी कि इंटीजर्स का सेट बनता है। नेचुरल नंबर में 1 से लेकर ऑनवर्ड सारे होल नंबर्स, नॉर्मल नंबर्स हैं, पॉजिटिव वैल्यूज है। होल नंबर्स में 0 से लेकर ऑनवर्ड सारी पॉजिटिव वैल्यूज है, लेकिन इंटीजर्स में 0 से ऑनवर्ड यानी कि फॉरवर्ड जाए सारे पॉजिटिव नंबर्स, बैकवर्ड जाए सारे नेगेटिव नंबर, सारे के सारे इसमें आते हैं। और जी सेट को हम कुछ इस तरीके से भी लिखते हैं। आप लिखेंगे 0 1 2 3 और ये कंटिन्यू है, और इस साइड पे -1 -2 और ये इस साइड पे कंटिन्यूड है। इसके बाद इवन इंटीजर्स, ओड इंटीजर्स के अलग अलग आप सेट बना सकते हो, प्राइम नंबर्स का अलग और रैशनल नंबर्स का अलग सेट बना सकते हैं। ये सेट्स आपने याद कर लेने, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से यह हमेशा इंपॉर्टेंट है। यूनियन ऑफ टू सेट्स। अगर आपने दो सेट्स का यूनियन फाइंड आउट करना हो, कैसे करते हैं? आप दोनों के एलिमेंट्स को इकट्ठा लिखते हैं, लेकिन किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते। लाइक ए है 1 2 3, बी है 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 आपके पास यूनियन है। इंटरसेक्शन एक ऐसा सेट होता है जिसमें दो सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स लिए जाते हैं। यूनियन का सिंबल ये है, तो इंटरसेक्शन का ये है। इसके बाद है डिसजॉइंट सेट्स। अगर दो सेट्स में कुछ भी कॉमन ना हो, अगर आप उनका इंटरसेक्शन लें और वो एम्प्टी सेट आए, तो उसको हम डिसजॉइंट सेट्स का नाम देते हैं। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स का डिफरेंस क्या होता है? फॉर एग्जांपल a माइनस बी का क्या मतलब है? इसका मतलब एक ऐसा सेट होता है जिसमें हमने a के वो सारे एलिमेंट्स लिखने हैं जो b के पास नहीं है। फॉर एग्जांपल a इज 5 6 7 8, b इज 7 8 9 10। अब आपने एलिमेंट लिखने किसके? a के, लेकिन वो लिखने जो b के पास ना हो। तो b के पास 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 और 8 है, और ये आपका सोल्यूशन निकल आया। अगर b माइनस a करना हो तो b के वो एलिमेंट्स लिखने जो a के पास नहीं है। तो b के पास 7 है, उधर भी है, b के पास 8 है, वो a के पास भी है, लेकिन b के पास 9 10 है जो a के पास नहीं है। नेक्स्ट है कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये डिफरेंस ऑफ टू सेट से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। इसमें आपने क्या करना है? इसमें आपने एक सेट के एलिमेंट्स को माइनस करना है, लेकिन किस में से? यूनिवर्सल सेट में से। तो u माइनस ए का मतलब है a का कॉम्प्लीमेंट, u माइनस b का मतलब है b का कॉम्प्लीमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, अब यूनिवर्सल सेट चूंकि बहुत बड़ा होता है, तो आप इसको जरूरी नहीं कि ये कोई इन्फिनिट नंबर्स वाला सेट ही हो, महदूद नंबर्स वाला भी हो सकता है। तो u की वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6 और b की है 3 4 5, a की है 3 4 5 और b एम्प्टी सेट है। तो अगर मैंने a कॉम्प्लीमेंट मालूम करना हो तो u माइनस a करना पड़ेगा। तो आप देख लें कि u के कौन से एलिमेंट है जो a के पास नहीं है। 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 4 5 है, लेकिन 6 नहीं है।
तो 1 to 6 हमारा राइट आंसर है। बी कंप्लीमेंट मालूम करने के लिए यू में से आपने बी को माइनस करना है। अब आपने यू के वो एलिमेंट लिखने हैं जो बी के पास नहीं है, तो बी के पास कोई भी एलिमेंट है ही नहीं, तो इसका मतलब आपको यू सेट पूरे का पूरा लिखना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से आप कंप्लीमेंट मालूम करते हैं। खैर ये वो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप इससे पहले कर चुके हो, यूनियन के, इंटरसेक्शन के, डिफरेंस के। तो हम चलते हैं, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज आपने याद करनी है। तो पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये असल में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है रिफ्लेक्शन जैसी। तो आप कहते हैं कि इफ ए यूनियन बी इट विल बी इक्वल टू बी यूनियन ए। या फिर आप इसे यूं भी लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ बी यूनियन ए। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आप तीन सेट्स को कंपेयर करते हैं। आप करते हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी एंड यूनियन सी। इसके बाद आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। एक प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो आप करते हो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ये आपकी बनेगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, आपने यहां से इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। एक होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो आप इसे इस तरीके से करेंगे। ठीक है, ये इसका इक्वेशन है। तो ये प्रॉपर्टीज आप लोगों ने लाजमी तौर पे कर लेनी है। इसके बाद डी मॉर्गन के दो फेमस लॉज हैं। अच्छा, पीछे एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था जो हम एक्चुअली देखना चाह रहे थे। जॉर्ज बूल, ये 1815 से 1864 का इनका जमाना है। इन्होंने एक अप्रोच यूज की कि सिंबल्स का इस्तेमाल करना शुरू किया अलजेब्रा में, लॉजिक्स में। तो सेट्स को अलजेब्रा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना शुरू किया, इसे हम कहते हैं बूलियंस अलजेब्रा। ठीक है, तो ये आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा कि बूलियन अलजेब्रा किसने इंट्रोड्यूस करवाया। तो ये सिंबॉलिक अप्रोच है टू द स्टडी ऑफ लॉजिक। अच्छा, नेक्स्ट है डी मॉर्गन के दो लॉज हैं। तो अगर आपके पास यू एक यूनिवर्सल सेट हो और ए और बी इसके दो सब सेट्स हो, तो डी मॉर्गन के ये दो लॉज हैं, ये आपने अच्छे से कर लेने कि ए यूनियन बी इसका कंप्लीमेंट बराबर होगा ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट बराबर होगा ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो ये हमारा आंसर हो जाता है डी मॉर्गन लॉज में से। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास यूनियन और इंटरसेक्शन के प्रॉपर्टीज की वेरिफिकेशन। डेफिनेटली आप ये एग्जांपल्स से करेंगे। इनकी सब एग्जांपल्स आप लोग इससे पिछले चैप्टर्स में करके आ चुके हैं पिछली क्लासेस में, तो इस पर हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। वेन डायग्राम, ये एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम डायग्राम्स की मदद से यूनियन और इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास वेन डायग्राम ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी और ए डिफरेंस बी की है। तो ये आपके पास ए यूनियन बी है कि ए के सारे एलिमेंट्स आपने इंक्लूड करने हैं, बी के भी सारे इंक्लूड करने हैं, और उसमें वो एलिमेंट्स जो दोनों के दरमियान कॉमन है वो बस एक ही दफा लेने, अलग अलग नहीं लेने। ये आपके पास ए यूनियन बी है जिसमें ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए के भी सारे एलिमेंट लेने, बी के भी सारे एलिमेंट लेने। ये आपके पास है ए यूनियन बी जब ए जो है वो बी का सबसेट है। तो आपने ये कंडीशंस देखकर ये डायग्राम याद कर लेनी है। पेपर में डायग्राम बनी हुई आ सकती है और आपसे कहा जा सकता है कि इसकी कंडीशन बताएं कि ये किस कंडीशन के तहत है। तीनों ही यूनियन के हैं, तीनों ही ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन यहां पर इनमें कुछ कॉमन है, यहां पे कुछ भी कॉमन नहीं है। और यहां पर ए जो है वो पूरा सबसेट है बी का। यहां पर ए और बी का इंटरसेक्शन लिया जहां पर कुछ कॉमन है, यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं है, और यहां पे सारे का सारा ए कॉमन है बी के लिए। तो इस तरीके से आप इसकी ये वेन डायग्राम्स बनाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास ए डिफरेंस बी की है। ए हमने माइनस करना है, ए माइनस बी। हमने ए के वो एलिमेंट लिखने
जो बी में ना हो, तो ये जो कॉमन आएंगे वो इंक्लूड नहीं होंगे। अब यहाँ पर ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है तो सारा आ गया। यहाँ पर हमने लिखना है एक एलिमेंट जो बी में ना हो, तो ऐसा कोई है ही नहीं, तो यहाँ पे हमने सारा खाली छोड़ दिया। तो वेन डायग्राम्स के जरिए आप ए डिफरेंस बी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास ये कंडीशन आ रही है डिमॉर्गन लॉज की, आपने ये इनकी भी वेन डायग्राम्स अच्छे से करनी है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास है वेन डायग्राम्स ऑफ कंप्लीमेंट। अच्छा, कंप्लीमेंट सेट्स की पहले डायग्राम्स आ गई, ए कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट होता है कि यूनिवर्सल सेट में से ए शामिल नहीं करना, तो ये यूनिवर्सल सेट है, आपने ए शामिल नहीं किया तो ये ए कंप्लीमेंट है, आपने बी शामिल नहीं किया तो ये बी कंप्लीमेंट है, आपने दोनों को शामिल नहीं किया तो ये ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट है, और आपने दोनों का जो इंटरसेक्शन है ना बस वो कॉमन नहीं इंक्लूड नहीं किया, तो ये आपके पास ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट है। नेक्स्ट है आपके पास ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि तीनों को इंक्लूड करें, चाहे उनमें कुछ कॉमन है चाहे उनमें कुछ भी कॉमन ना हो। अच्छा, इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वो जो तीनों में कॉमन आएगा वो आप यहां पे शामिल करेंगे। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का कॉमन देख लें और उसमें ए पूरा मिला दें। आगे है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, पहले आप बी और सी पूरे को मिलाएंगे, लेकिन फिर उसका वही हिस्सा लेंगे जो ए के साथ कॉमन आ रहा होगा, तो ये आपके पास इसकी वेन डायग्राम बन जाती है। अच्छा, ये सारी वेन डायग्राम्स करने के बाद, वेन डायग्राम्स का कॉन्सेप्ट आप इससे पहले भी कर चुके हैं, तो हम आ जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, और नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है ऑर्डर्ड पेयर्स का। ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं? एक ऑर्डर्ड पेयर जिसमें आपके पास दो एलिमेंट्स हैं ए और बी, ए फर्स्ट एलिमेंट है, बी आपके पास सेकंड एलिमेंट है। ऑर्डर्ड पेयर्स को हम इक्वल मानते हैं अगर पहला एलिमेंट, एक का पहला एलिमेंट दूसरे के पहले एलिमेंट के बराबर हो, और एक का दूसरा एलिमेंट दूसरे के दूसरे एलिमेंट के बराबर हो, तो हम कहेंगे कि ए और बी ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, सी और डी दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है। तो अगर ए बराबर सी के है और बी बराबर डी के है, तो ये आपके पास इक्वल ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। अब कहते हैं एक्स और वाई को फाइंड आउट करें अगर आप इसको इक्वल ऑर्डर्ड पेयर मान रहे हैं, तो ये इक्वल ऑर्डर्ड पेयर सिर्फ उसी सूरत में होंगे। अच्छा, ऑर्डर पेयर ये होते इक्वल है, तो इनको हम ऑर्डर पेयर तभी मानेंगे अगर हम कहेंगे कि पहला एलिमेंट 2x बराबर है इसके पहले एलिमेंट के, और इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के बराबर है। तो यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करके इसमें पुट करें तो आप y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। आपके पास दो सेट हैं a और b, आप इनका प्रोडक्ट मालूम करना चाहते हैं, तो प्रोडक्ट क्या होगी? प्रोडक्ट ये होगा कि आप इनके सारे के सारे जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो लिख देंगे, वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स क्या कहलाएंगे? वो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएंगे। तो इसमें आपके पास जो है ये a मल्टीप्लाई b विल बी इक्वल टू a एंड b आर एलिमेंट्स। a जो होगा, पहला जो एलिमेंट होगा वो a का हिस्सा होगा, और जो दूसरा होगा वो b सेट में से होगा। यानी कि आप जब भी ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएंगे तो पहला एलिमेंट a से लेंगे और दूसरा जो होगा वो b से लेंगे। इसके आगे हम प्रैक्टिस भी करते हैं, आपको वहां से उसका आइडिया हो जाएगा। अब यहां पे है बाइनरी रिलेशन। फॉर एग्जांपल आपके पास दो सेट है a और b, हमने उनका रिलेशन लिखना है बाइनरी रिलेशन। रिलेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं r से। इनका बाइनरी रिलेशन होगा फ्रॉम a टू b, और उसमें a और b, a प्रोडक्ट b के सारे सबसेट्स इंक्लूड होंगे। फॉर एग्जांपल a और b जो दोनों हैं, ये आपके पास इस तरह ऑर्डर्ड पेयर जितने भी बनेंगे, ये सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर आपके पास बाइनरी रिलेशन में आ रहे हैं। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, तो वी से a इज रिलेटेड टू b, a इज रिलेटेड टू b बाय r, यानी कि a का b के साथ क्या रिलेशन है? बाइनरी रिलेशन है। एग्जाम्पल देखते हैं, ये आपके पास एक सेट है, ये दूसरा है। पहला सेट है ए बी, दूसरा सेट है 1 2। अब हमने इसके ऑर्डर्ड पेयर बनाने। ऑर्डर्ड पेयर आपने यू बनाने कि पहला जो आप इसका ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे उसमें ए के साथ इसके पहले एलिमेंट के साथ इसका पहला एलिमेंट लेंगे, फिर इसके पहले एलिमेंट के साथ इसका दूसरा, फिर इसके दूसरे एलिमेंट के साथ इसका पहला, फिर इसके दूसरे एलिमेंट के साथ
इसका दूसरा। अब यहां पर हमने क्या चीज सीखनी है, सबसे पहली चीज आपने ये सीखनी है कि जब आप ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो पहला एलिमेंट इसी का ही होगा, ए होगा या बी होगा, और दूसरा एलिमेंट इसी से होगा, चाहे 1 हो या 2 हो। एक बात ये सीखने से मुतल्लिका है। दूसरा, आपने पहले सेट के पहले एलिमेंट को दूसरे के सारे एलिमेंट्स के साथ एक एक करके रिलेट करना है, फिर इसके दूसरे एलिमेंट को सेट बी के हर एलिमेंट के साथ एक एक करके रिलेट करना है। तो ये आपके पास इस तरह ऑर्डर्ड पेयर्स बनते जाएंगे। अब कैसे पता चलेगा कितने ऑर्डर्ड पेयर बनने हैं? पहली बात आप देख लें कि ए के कितने एलिमेंट है 2, बी के कितने एलिमेंट है 2, तो टोटल आपके पास इसके 4 अदद जो है वो ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे। और अगर आप इसके सबसेट्स बनाने लगेंगे तो टोटल सबसेट्स कितने बनेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 4 हैं तो टोटल 16 सबसेट बनेंगे। पहले सबसेट में कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें में एक एक वाला, उससे आगे 2-2 वाले, उसके बाद 3-3 वाले, और एट द एंड चारों वाला। तो जिस तरह आप रूटीन में बनाते हैं उसी तरह। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि एक सेट है ए, इसके आप सबसेट लिखें, ठीक है। तो अब इसके 3 एलिमेंट है, इसके सबसेट होने चाहिए 2⁻³ दैट विल बी इक्वल टू 8। तो इसका पहला सबसेट बनेगा एम्प्टी सेट, दूसरा बनेगा जिसमें 1 होगा, तीसरा बनेगा जिसमें 2 होगा, उसके बाद बनेगा जिसमें 3 होगा, उसके बाद 1 2 1 3 2 3 3 सेट वो बन जाएंगे, और चौथा बन जाएगा 1 2 3। तो जिस तरह हम इसके सबसेट्स मालूम करते हैं, तो अगर आपने बाइनरी रिलेशंस वाला ऑर्डर्ड पेयर इस तरह बना लिया है तो अब हर पेयर को हम एक एलिमेंट मानेंगे, तो टोटल हम कहेंगे 4 एलिमेंट्स हैं, और 4 एलिमेंट से हम कितने सबसेट बना सकते हैं? 16। तो ये वाला पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है, ये एक सेट है A 1 2, B है 1 2 3, इसके पास 2 एलिमेंट है, इसके पास है 3। जब आप इनके ऑर्डर्ड पेयर बनाओगे तो इनके ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे 6। तो अगर हम इनके सबसेट्स बनाएंगे 2⁻6 दैट विल बी इक्वल टू अराउंड अबाउट 256, ठीक है। तो ये आपके पास बल्कि बन जाएंगे 2⁻3 8 होता है, 2⁻4 16, 2 5 32 64 इसके सबसेट्स जो है वो बनाए जा सकते हैं। तो ये आप इसे इस फॉर्म में लिखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है डोमेन। आपने बाइनरी रिलेशन बनाया तो उसमें डोमेन क्या है? कहते हैं डोमेन ऑफ अ रिलेशन फ्रॉम A to B इज ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। यानी कि असल में आप पूरे का पूरा सेट उठाना चाहते हो, पहला सेट, तो जो आपका पहला सेट होगा वो आपकी डोमेन होगा। रेंज क्या होगी? जो आपका दूसरा सेट होगा वो आपकी रेंज होगी, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर में आपने जो एलिमेंट शामिल किए होंगे उससे आपने रेंज निकालनी है। जिस तरह ये आपके पास 2 हैं, आप इनके बना लो ऑर्डर्ड पेयर्स। जब आप इनके ऑर्डर्ड पेयर्स बना लोगे तो डोमेन क्या होगी? 1 2, और रेंज क्या होगी? 1 2 3। तो ये हम इस तरीके से इनकी रेंज बना सकते हैं। अगर आप 1 को इग्नोर कर देंगे तो बाकी आपके पास इसकी रेंज बन जाएगी। तो कहते हैं सपोज ये आपके पास 2 सेट्स हैं A और B, बाइनरी रिलेशन आपने लिखना है A to B, तो आपने ऑर्डर्ड पेयर इनके बनाने शुरू करने हैं, फिर डोमेन और रेंज मालूम करनी है, और फिर हमने 1 R3 और 2 मालूम करना है। तो पहले तो आप इसकी बनाए कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये बन गई। इसके बाद आपने इसकी रिलेशंस लिखने हैं, और रिलेशंस में हमारे पास उन्होंने क्या कहा है कि R इज इक्वल टू AB, और इसमें हमारे पास जो रिलेशन बनाने उसमें हमने पहला एलिमेंट A से लेना है और दूसरा जो है वो B से लेना है, और रिपीट वाले हमने इग्नोर कर देना है, यानी कि जो कॉमन है तो ये हमारे पास इग्नोर हो गए। तो ये आपके पास जो रिवर्स वाले हैं वो भी इग्नोर हो जाएंगे। तो 1 2 1 3 और 2 3 3 हमारे पास इसके जो बाइनरी रिलेशंस है वो हमने लिख लेने। तो इनसे हमारे पास जो डोमेन है वो 1 आ गई, और जो रेंज है वो आपके पास आ गई 2 और 3, ये रिपीट हो रही है जो 3 वाली है। तो ये हमारे पास इसका आ गया। तो हमारे पास जो 1 3 है इसमें ये तीसरे वाला, इसको हम 1 R3 कहते हैं, यानी कि ये थर्ड रिलेशन है 1 का। और अगर हमने मालूम करना 2 R2, तो 2 का सेकंड ये 2 2 वाला है, तो 2 2 वाले को हम इसमें शामिल नहीं करते बाइनरी रिलेशन में। तो 2 जो है इट इज नॉट रिलेटेड विद 3, इसको हम 3 के साथ रिलेट नहीं करेंगे। एक्चुअली 2 को 2 के साथ रिलेट नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास इसकी ये एरो डायग्राम क्या होती है? एरो डायग्राम ये होती है कि आप बताना चाहो कि ऑर्डर्ड पेयर में पहले का कौन सा एलिमेंट
दूसरे सेट के कौन से एलिमेंट के साथ अटैच है। इसकी एग्जांपल हम करते हैं तो आपको थोड़ा सा और बेहतर आइडिया हो जाएगा। तो सबसे पहले ये इसकी एक्सरसाइज आ गई और एक्सरसाइज के बाद आगे इसके फंक्शंस। तो कहते हैं कि ए और बी आपके पास दो सेट हैं जो खाली नहीं है, हमने उनका बाइनरी फंक्शन लिखना है। तो बाइनरी रिलेशन एफ को लिखना है कि एफ ऑफ ए इज टू बी, एफ इज फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ जो रिलेशन है उसको हम फंक्शन फ्रॉम ए टू बी भी कहते हैं। इसमें डोमेन हम लेंगे पूरे का पूरा पहला सेट, और देयर शुड बी नो रेपिटेशन इन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर में उसमें किसी किस्म की रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेट है ए और ये है बी, तो इनमें से कौन से फंक्शंस हैं हम इनको लिख लेते हैं। क्या ये फंक्शन है? फंक्शन की पहली शर्त ये है कि डोमेन में ए सेट पूरा आना चाहिए, इसमें ए सेट पूरा नहीं है तो ये फंक्शन नहीं है। इसमें ए सेट पूरा आ रहा है लेकिन ए सेट में ये रिपीट आ गया, ए सेट में कुछ भी रिपीट भी नहीं होना चाहिए, तो ये भी आपके पास फंक्शन नहीं है। इसमें ए सेट जो है वो आपके पास पूरा आ रहा है और उसमें कुछ रिपीट भी नहीं है, तो जो F3 है वो आपके पास फंक्शन है। सो F3 इज अ फंक्शन बिकॉज डोमेन इज इक्वल टू कंप्लीट सेट ए एंड देयर इज नो रेपिटेशन इन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, इनमें कुछ रेपिटेशन नहीं है। अच्छा, इसके बाद ये आपके पास आ गया, इसमें डोमेन बराबर है इसके और इसमें कोई रेपिटेशन भी नहीं है, तो F4 को भी हम यहाँ पे फंक्शन के तौर पे काउंट करेंगे। तो ये हमारा फंक्शन इसमें हो गया। अब आगे हमने देखना है डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या है। सेट ए को डोमेन कहते हैं, सेट बी को कोडोमेन कहते हैं और सेट बी के जो एलिमेंट्स इंक्लूडेड होते हैं उनको रेंज कहते हैं। अब जो सेम रिपीट आ रहे होंगे ना कि वन को वन के साथ हमने रिलेट नहीं करना, तो वो रेंज में शामिल नहीं होंगे, उनको हम इग्नोर कर देंगे। तो अब हमने फंक्शंस देखने हैं, काइंड्स ऑफ फंक्शन। पहला फंक्शन होता है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन में क्या है कि रेंज में बी पूरा सेट शामिल नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे ये देखें ये शामिल नहीं है, तो ये आपके पास इनटू फंक्शन है कि फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज नॉन एज इनटू फंक्शन इफ रेंज इज नॉट इक्वल टू बी। तो आपके पास ये वाला जो है ये इनटू फंक्शन है। अच्छा, इसके बाद है वन टू वन। अगर सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के हर एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है तो इसको हम वन टू वन कहते हैं। तो इसमें जो रेंज है वो बराबर हो भी सकती है। तो लेट f be the function from a to b, then f is one to one function if there is no repetition in second element of all ordered pairs। second element में भी कोई repetition नहीं आ रही तो उसको हम one to one कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है into and one to one। अब पीछे जो आपने into पढ़ी थी ना उसमें कंडीशन ये थी कि जो सेकंड है वो कोई ना कोई एक एलिमेंट बच जाना चाहिए, तो इसमें सेकंड एक एलिमेंट बच भी गया और कुछ रिपीट भी नहीं हुआ, तो इसको हम into and one to one फंक्शन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन हमारे पास ऐसा फंक्शन होता है जिसमें रेंज बी के कंप्लीटली इक्वल टू होगी, तो इसे ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ऑन टू एंड वन टू वन फंक्शन क्या होता है कि इसमें कुछ बाकी भी ना रहे और वो सारी की सारी रेंज भी हमारी कंप्लीट रहे, इसे ऑन टू एंड वन टू वन फंक्शन कहते हैं। तो अब यहां पर हमारे पास कॉन्सेप्ट जो आता है वो इसी तरीके से फॉलो करता है कि हमने इनटू और ऑन टू का जो फंक्शन है उसको मिक्सअप करके चलना है। तो जब हम उनको साथ मिला के चलेंगे तो कोई भी चीज हमें यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करेगी। तो ये सारे फंक्शंस थे। इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसमें 4-5 आसान तरीन एमसीक्यूज हैं, ये अभी बल्कि हमारे सामने ओपन हो भी गई है, तो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं ताकि ये कंप्लीट हो जाए। अगर सेट ए बराबर है 1 2 3 के, बी में 4 5 है और बाइनरी रिलेशन ये बन रहे हैं, तो ये इसमें कौन क्या चीज मौजूद है। कहते हैं ये क्या ये फंक्शन है कि नहीं। पहले देख लें कि डोमेन 1 2 3 बन रही है, 1 2 3 पहली कंडीशन पूरी। दूसरा, डोमेन में कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये फंक्शन तो है, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं आएगा। अब कौन सा फंक्शन है, क्या ये ए टू ए है, क्या ए के एलिमेंट्स ए के साथ ही रिपीट हो रहे हैं, नहीं, तो ए टू ए भी नहीं है, तो ये ए टू बी है। अब हमने देखना है 1 to 1 है कि ऑन टू है। 1 to 1 के लिए हमारे पास क्या होना था कि इसका हर एक एलिमेंट इसके एलिमेंट के साथ होना था, जबकि ऑन टू में क्या होना था कि जो रेंज है उसमें बी कंप्लीट आना था, तो रेंज में 4 5 कंप्लीट आ रहा है, तो ये आपके पास ऑन टू फंक्शन बन गया है। नेक्स्ट है, अगर ए के पास 2 एलिमेंट हो, बी के पास भी 3 एलिमेंट हो, तो बाइनरी रिलेशन ए मल्टीप्लाई बी
इसमें हमारे पास एलिमेंट्स कितने होंगे, एलिमेंट्स हमारे पास a मल्टीप्लाई b में 6 एलिमेंट्स होंगे और उसके जो सबसेट बनेंगे वो 2 रेज़ टू पावर 6 बनेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास उन्होंने जस्ट एलिमेंट्स पूछे तो 2 मल्टीप्लाई 3 आएंगे। नेक्स्ट है डिसजॉइंट सेट बताएं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो इसमें कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें 9 कॉमन है, तो ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको यूनिवर्सल सेट दिया है, आर दिया है और एस दिया है। तो आर इंटरसेक्शन एस का कंप्लीमेंट मालूम करें। तो पहले आर इंटरसेक्शन एस मालूम करना है। जब आर और एस में कॉमन देखेंगे तो इसमें 1 भी कॉमन है और 7 भी कॉमन है। यू के आपने टोटल एलिमेंट गिन लेने, 1 से लेकर 29 तक आपने पॉजिटिव जो इंटीजर्स है वो काउंट करने और उनका ओड होना जरूरी है, ताक होना जरूरी है। तो उसमें से आप इसके एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे जो आर इंटरसेक्शन एस होगा। तो आपका आंसर कोई 12-13 के राउंड अबाउट आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इफ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए और बी का कोई फंक्शन है, देन एफ इज ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन होने के लिए शर्त क्या थी कि रेंज मस्ट बी इक्वल टू बी। और हमारा लास्ट एमसीक्यू है कि अगर ये आपके पास बाइनरी रिलेशन है तो इनकी डोमेन लिखें 0, 8, 10, 14। हमने पहला एलिमेंट इसका लेना होता है और इसके साथ ये चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट। उम्मीद है इससे आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। अगर फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।